गुड मॉर्निंग क्लास टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन का महत्व क्या है। ठीक है, हमने युग्मक जनन के बारे में पढ़ा, फिर युग्मक जनन में ही हम लोगों ने पढ़ा शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने बखूबी पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि युग्मक जनन का क्या महत्व क्या है। ठीक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ क्या होता है, महत्व होता है। तो उसी प्रकार युग्मक जनन का क्या होगा, कोई महत्व होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल युग्मक जनन है क्या, जान लेते हैं। तो युग्मक जनन वह प्रक्रिया है, ठीक है, युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें लड़कियों में तथा पुरुषों में युग्मकों के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, युग्मक जनन क्या है। इसमें क्या होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के अंडा, महिलाओं की ओवरी में तथा पुरुषों के वृषण में, ठीक है, क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बेटा ये कैसी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, या यूँ कह लें कि यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है ये क्या है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या बोले तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा, समसूत्री विभाजन तथा सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो प्रक्रिया होती है ये काफी जटिल होती है। इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब जब ये समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसके फलस्वरूप क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, निर्माण होगा। ठीक, मैंने बताया कि ये क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन होने के उपरांत या होने के फलस्वरूप क्या होगा, इसमें युग्मकों का निर्माण होगा। कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ होगा, तो अंडाशय में, अंडाशय में और वृषण में। कहाँ होगा, वृषण में होगा। अब आप लोग जानते ही हैं कि अंडाशय किसमें पाया जाता है, फीमेल में। ठीक है, फीमेल में, और वृषण कहाँ पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है या स्पर्म का निर्माण होता है, यहाँ पे क्या, ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। महिलाओं में जो है अंडाशय में, या ठीक है, कहाँ, अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, अंडाणु का क्या, अंडाणु का क्या होगा, निर्माण होगा तथा ये जो मैंने लिखा अंडाशय तथा वृषण जो मैंने लिखा, तो ये क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा
तथा अंडाशय और वृषण में होगा। कहाँ होगा? अंडाशय तथा, लिख दो, अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय तथा वृषण में होगा। अब होगा क्या इसमें? तो इसमें अंडाशय में क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा, अंडाणु बनेगा, और वृषण में क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु बनेगा। ठीक है, बनेगा। ठीक, तो मैंने बताया कि इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसमें युग्मकों का निर्माण होगा अंडाशय तथा वृषण में। ठीक है, अब अंडाशय में क्या? अंडाणु बनेगा, वृषण में क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। ठीक है, अब बन गया। ठीक है, शुक्राणु बनेगा किसमें? वृषण में, और अंडाशय में अंडाणु बनेगा। ठीक है, अब इसके बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? अगुणित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगुणित हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? अगुणित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? अगुणित हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, अगुणित हो जाएगी। फिर क्या होगा? अगुणित हो जाएगी, फिर नर क्या करेगा? नर तथा मादा क्या करेंगे? युग्मकों के निषेचन के समय या फ्यूजन के समय ये क्या हो जाएंगे? फिर क्या हो जाएंगे? द्विगुणित युग्मनज का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। फिर नर और मादा क्या करेगा? फिर नर और मादा क्या करेंगे? नर और मादा क्या करेंगे? निषेचन करेंगे, निषेचन। ठीक है, निषेचन करेंगे। करने के उपरांत क्या होगा? जब ये निषेचन या क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो नर प्लस मादा क्या करेंगे? निषेचन करने के पश्चात क्या होंगी? ये द्विगुणित हो जाएंगे। ये क्या होंगी? युग्मक कैसे हो जाएंगे? द्विगुणित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा? द्विगुणित, द्विगुणित हो जाएंगे। द्विगुणित हो जाएंगे। ठीक है, द्विगुणित हो जाएंगे। तो क्या होगा? अंडाशय तथा वृषण गुणसूत्रों की गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे? अगुणित हो जाएंगे। फिर क्या होगा? नर प्लस मादा क्या करेगा? निषेचन करेगा। निषेचन करने के बाद क्या होगा? जो युग्मक है वो कैसे हो जाएंगे? द्विगुणित हो जाएंगे। और हमें मालूम है कि जो प्रत्येक जाति होती है ना, जो प्रत्येक जाति होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है ना। प्रत्येक प्रजाति में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में, जैसे मानव में, ठीक है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में या मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। हम जानते हैं कितनी होती है? 46 होती है ना। इससे कभी आपने इससे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, चाहे जैसी भी किताब पढ़ी हो, इससे ज्यादा आपने क्या नहीं पढ़ा होगा कि मानव में इससे ज्यादा गुणसूत्र नहीं होते हैं। क्योंकि ये क्या है? ये प्रैक्टिकल बात है ना, इस पे क्या हो चुका है? शोध हो चुका है। ठीक है, तो प्रत्येक जो प्रजातियां होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। अब क्या युग्मक जनन तथा निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा? जीवधारियों का जो गुणसूत्र प्रारूप है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, युग्मक जनन तथा निषेचन के बाद जो युग्मक जनन था उसमें बताया ना क्या होगा? अगुणित युग्मक रहेंगे। फिर क्या करेगा? नर प्लस मादा क्या करेगा? निषेचन करेगा, जिससे वो द्विगुणित हो जाएगा ना, द्विगुणित युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक,
फिर इसके फलस्वरूप युग्मक जनन तथा निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा, एक निश्चित गुणसूत्र की क्या होगी, प्रारूप तैयार होगा। एक निश्चित गुणसूत्र का क्या होगा, प्रारूप तैयार होगा, जो कितना होगा, 46 होगा। ठीक है बच्चों, युग्मक जनन की जो महत्व था, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा क्या है देखते हैं। तो मनुष्य में ना प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, मनुष्य में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, तो मनुष्य में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास माता के कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, ये भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, तो ये भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, माता के गर्भाशय में होता है, गर्भाशय। ठीक है, तो कहाँ होता है, मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया, तो मनुष्य में जो भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, माता के गर्भाशय में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, माता के गर्भाशय में होती है ना। भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रत्यक्ष रूप में भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, तो हम बताएंगे उसे कि मनुष्य में ना प्रत्यक्ष रूप में जो भ्रूणीय विकास है वो माता के गर्भाशय में होता है। ठीक है, अब उसके बाद तो भ्रूणीय विकास जो है अर्थात भ्रूण का क्या डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, भ्रूण के ना डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया कि मनुष्य में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास माता के कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। तो मनुष्य में ना ऐसे लिख देंगे, मनुष्य में भ्रूणीय विकास तो मनुष्य में भ्रूणीय विकास माता के गर्भाशय में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, मनुष्य में भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, तो हम बताएंगे मनुष्य में भ्रूणीय विकास कहाँ होता है, माता के गर्भाशय में होता है। अब इसको क्या किया गया है, अब इसको डिवाइड किया गया है ना। तो पहला क्या होगा, निषेचन, फिर दूसरा क्या होगा, विदलन होगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहला निषेचन और दूसरा क्या होगा, विदलन होगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।